अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज के लेसन में हमारा टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर नंबर 10 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से लिया गया है। इस लेसन में स्टूडेंट्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टाइप्स को जान सकेंगे। इसके अलावा मीन, मीडियन और मोड निकालने के तरीके भी समझ जाएंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बताया ही था कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि हम अपनी बात को ऑन एवरेज जो है उसको मिनिमाइज़ करते हैं, समराइज़ करते हैं और एक ऐसी बात करते हैं जो ओवरऑल जो है वो डाटा को या ओवरऑल इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रही होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इनको ज़रा हम समझते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास टाइप आ रही है इसको हम कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन। ठीक है, A.M से इसको हम ज़ाहिर करते हैं या फिर हम इसको x और उसके ऊपर इस तरह से एक बार लगा दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जी अरिथमेटिक मीन। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको ज़रा समझते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास डाटा में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 है, ठीक है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, अब ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं इनकी एवरेज फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, और एवरेज की बेस के ऊपर जो है वो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो पास कर लूँगी। जैसे आप देख रहे हैं कि 8 और अगर 7 को ऐड करें तो ये हमारे पास 15 बनता है और 5 ये हमारे पास जी 20 बनता है और ये 15। तो इनका अगर सम कर लिया जाए तमाम वैल्यूज़ का तो ये हमारे पास जी इनका सम आता है कितना जी, ये बनता है 35। ठीक है, और इसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी वो कितनी है, अगर आप काउंट करें तो 5 है। तो ऑन एवरेज अगर हम बात करेंगे इस डाटा की तो टोटल ऑब्जर्वेशन को उनकी क्वांटिटी से डिवाइड करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे 35 को अगर आप 5 पर डिवाइड करें तो 7 इसका आंसर था। ऑन एवरेज हम कहेंगे कि इस डाटा की जो एवरेज वैल्यू वो 7 है। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे आम लाइफ में इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस तरह से कि एक स्टूडेंट है जो कि डेली उसके स्टडी आवर्स की यहाँ पर रिपोर्ट है कि एक दिन उसने 5 आवर्स पढ़ा, एक दिन 6 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स एंड 9 आवर्स। ठीक है, तो ऑन एवरेज हम ये कहेंगे कि वो जो है उसने वो 7 आवर्स अ डे जो वो डेली पढ़ता है। ठीक है, एक एवरेज बात कर दी गई है। तो इसी तरह से अब ये कंसेप्ट यानी इसको हमने सेंट्रलाइज अपनी बात को इस तरह से किया कि एक एवरेज लेकर हमने उसकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पास कर दी है। अब एक और हम इसको इसी कंसेप्ट को सेंट्रल टेंडेंसी को समझते हैं जिसमें हम मीडियन की बेस के ऊपर यानी अपने डाटा को या अपनी जो बात है उसको यहाँ पर समराइज करते हैं, एवरेज बात कर रहे होते हैं। अब मीडियन क्या होता है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चा है जिसके जो टेस्ट रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरह से कि उसने एक टेस्ट में 77 मार्क्स लिए हैं। ठीक है, एक टेस्ट में उसके 80 मार्क्स हैं, एक टेस्ट में उसके 86 मार्क्स हैं, एक में उसके 90 मार्क्स हैं और एक में उसके 95 मार्क्स हैं। अब आपने इसमें एक बात देखी होगी कि मैंने डाटा को बड़े अरेंज तरीके से लिखा हुआ, एक ऑर्डर में लिखा हुआ, यानी मीडियन जो होता है उसके लिए लाजमी होता है कि आप इसको रेंज करके ही लिखें। ठीक है, अब ऑर्डर में लिखने के बाद इसमें जो सेंटर में वैल्यू होती है बेसिकली हम उसको उसकी बेस के ऊपर अपनी स्टेटमेंट जो है वो पास कर लेते हैं। यानी यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँगा कि जो भी ये स्टूडेंट है इनका नाम चले अली अगर हो तो हम ये कहेंगे कि अली के जो है वो 2 टेस्ट में 86 से कम मार्क्स हैं और 2 टेस्ट में 86 से ज़्यादा हैं। यानी 86 अगर फ़र्ज़ करें मैंने एक आइडियल मार्क्स रखे हुए थे, एक ऐसे मार्क्स रखे हुए थे कि मैंने कहा था टेस्ट में 86 मार्क्स 86 से ज़्यादा आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो स्टेटमेंट इस तरह से यहाँ पर कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक हमने एवरेज बात की है जाए कि हम सारे डाटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अब हम एवरेज ही हम एक और इस तरह से आम लाइफ में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मॉड। अब ये मॉड जो है वो अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हर जगह ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे किसी बंदे की अगर कारकर्दगी है उसको हम देखते हैं कि उसको रिमार्क्स मिल रहे होते हैं पुअर के। ठीक है,
फिर अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो उसको फेयर के रिमार्क्स मिलते हैं, फिर अगेन फेयर के, ठीक है। और इस तरह से गुड के रिमार्क्स अगर उसको सपोज मिल जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसको ज़्यादातर जो रिमार्क्स मिले हैं वो कौन से मिले हैं। फेयर के मिले तो हम उसकी बेस के ऊपर उसका डिसीजन ले लेते हैं। यानी एक जैसे फॉर एग्जांपल एक मेज़न है या एक हमारे पास कोई टीचर है और उनके परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात की जाए कि उनका रिज़ल्ट कैसा रहा है, अगर देखेंगे कि उनका ओवर यानी ज़्यादातर रिज़ल्ट 90% रहा है, तो हम ये कहेंगे कि हम अपनी स्टेटमेंट इस तरह से कह देंगे कि उनका रिजल्ट हमेशा 90% आता है, ठीक है। नहीं एक आध दफ़ा अगर 100% आया है या 100% से कम रहा है, लेकिन हमने मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी वाली बेस के ऊपर ये बात कर ली है कि एक स्टेटमेंट यहाँ पर हमने पास कर ली, तो ये भी हमने अपनी बात को क्या किया, सेंट्रलाइज किया है। यानी यहाँ पर हम मॉड का सहारा लेते हुए हमने एवरेज बात की है, तो ये भी एक सेंट्रल टेंडेंसी ही की टाइप में आ जाता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन पर और समझते हैं क्या कंसेप्ट है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अरिथमेटिक मीन बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी ही की एक टाइप है। अब हम डायरेक्ट मेथड पे बात करेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, एक सिंपल सी बात है, एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि वो डेली कितने आवर्स पढ़ता है। अब इसमें 7 आवर्स वो किसी दिन पढ़ रहा है, किसी दिन 8 आवर्स पढ़ रहा है, किसी दिन 9 आवर्स पढ़ रहा है, लेकिन जब वो बात करेगा, हमें बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा, तो कहेगा कि मैं 8 आवर्स अ डे जो है वो डेली पढ़ता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उसने क्या वर्क किया था इसको समझते हैं। बेसिकली 7, 8 और 9 ये 3 क्वांटिटीज़ हैं, इनका सम किया जाए और इनकी क्वांटिटी से, यानी 3 इनकी क्वांटिटी है, इन पे इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो ये आप देख सकते हैं कि इनका सम जो है वो हमारे पास 24 बनता है डिवाइडेड बाय 3, जो कि 8 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आवर्स अगर उसने कहा तो इस बेस पे कहा कि उन्होंने इसने तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके और 3 क्वांटिटी पर इसको डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास तरीका होता है इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब इसी को अगर हम जनरलाइज कर लें, यानी एक फार्मूला बना लें, तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन को ज़ाहिर तौर पर, यानी हम आम तौर पर जो है वो एक्स बार से या ए डॉट एम से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और इसकी जो टेक्निक है वो इसी तरह से है कि आपके पास फ़र्ज़ करें एन ऑब्जर्वेशन है, जैसे x1 पहली ऑब्जर्वेशन हो, x2 दूसरी हो, x3 तीसरी हो। अब ये एक जैसी भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है सारी ऑब्जर्वेशन एक जैसी, लेकिन आपने फ़र्ज़ करें 10 ऑब्जर्वेशन लिए तो इनकी 10 की 10 ऑब्जर्वेशन ऐड होंगी और इनकी कुल तादाद, चूँकि इसमें मैंने n लिखी है, तो n से इसको तकसीम कर दिया जाएगा। तो ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट मेथड। अब इसको एक फार्मूले की शेप में हम लिख देते हैं, यानी ये एक हमारे पास सिंबल है, एक अलामत है जिसको हम समीशन कहते हैं, सिग्मा, ठीक है। अब इसमें हम ये बात करते हैं कि इसमें फ़र्ज़ करें आई एक वेरिएबल है जो वेरी कर रहा है 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर n तक, और इधर हम एक्स आई लिख देंगे, ठीक है। यानी अब अगर हम आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा, फिर हम आई की वैल्यू 2 लिखेंगे तो x2 आ जाएगा, और ये सारे सम हो रहे हैं तो इसलिए समीशन का मतलब सम ही होता है। और डिवाइड करें, हम तकसीम करें इसको इनकी कुल तादाद से, n से। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखें, फ़र्ज़ करें मेरे पास एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक स्टूडेंट है, उसने 5 एग्ज़ाम्स दिए हैं। एक ही स्टूडेंट है, इसने 5 एग्ज़ाम्स दिए हैं। पहले एग्ज़ाम में उसके 64 नंबर आए हैं, फ़र्ज़ करें मैथ की बात करते हैं हम, ठीक है, 64 नंबर आए हैं। दूसरे एग्ज़ाम में उसके 75 आ गए हैं, या आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं हम। इसी तरह थर्ड एग्ज़ाम में उसने 81 नंबर लिए हैं, फिर 87 लिए हैं, और लास्ट में उसने 90 ले लिए हैं। अब 5 एग्ज़ाम्स में और टेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो उसके डिफरेंट मार्क्स आए हैं। ऑन एवरेज अगर हम देखें कि इसकी पूरी कारकर्दगी पूरे साल क्या रही, यानी इन द एंड अगर हम ये बात बताना चाहें तो क्या करेंगे, इस तमाम ऑब्जर्वेशंस को, यानी 64, 75, 81, 87 और 90, इनको हम क्या कर देंगे जी, सम अप कर देंगे और इनको डिवाइड करेंगे इनकी कुल तादाद से। इसमें जो हमारे पास इनकी कुल तादाद ऑब्जर्वेशन की वो 5 है, तो 5 पे इसको जब तकसीम किया जाएगा, यहाँ पे जी स्क्रीन के सामने ले आते हैं, देखें जी 5 पे जब इसको तकसीम किया जाएगा तो पहले इनका सम देख लेते हैं। सम क्या बनता है, इन तमाम वैल्यूज़ का सम बनता है जी 397। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो ये 5 पे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो आएगा वो 79.4 आ जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ऑन एवरेज इस लड़के की या इस स्टूडेंट की जो कारकर्दगी रही है वो 79.4 है, इसकी एवरेज जो वैल्यू आई है। तो
वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डाटा बाय डायरेक्ट मेथड क्या कंसेप्ट है और किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम अनग्रुप डाटा में देखें तो डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एवरेज या मीन फाइंड करना हो तो आप टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम करते हैं, ठीक है। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको उनकी कुल तादाद से तकसीम कर देते, तो आपको एवरेज वैल्यू या अरिथमेटिक मीन मालूम हो जाता है। अब बेसिकली इसी आइडिया को जो है ग्रुप डाटा पे अप्लाई किया गया इस तरह से कि आप जब एक ग्रुप डाटा में क्लासेस बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं, तो हर ग्रुप की अगर एवरेज वैल्यू ले लीजिए जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। किस तरह से फाइंड आउट होता है कि आप देख रहे हैं जैसे 30 और 35, अगर इसका सम किया जाए तो ये हमारे पास 65 बन जाता है, और 65 को अगर आप 2 पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाती जी, वैल्यू बनती 32.5। ये कंसेप्ट इस तरह से आया कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि इस ग्रुप में जो हर बच्चे के नंबर हैं वो 32.5 है, ठीक है, यानी एक एवरेज वैल्यू ले ली। इसी तरह अगर हम इस ग्रुप में देखें तो हमारे पास जो इस ग्रुप का क्लास इंटरवल है वो जो कि आप जानते हैं कि दो लोअर क्लास लिमिट्स का फ़र्क होता है कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास लिमिट्स का या अपर क्लास लिमिट्स का, ठीक है। तो दोनों केसेस में 5 ही आता है। अब आप एक शॉर्ट इसका तरीका है कि आपको अगर फर्स्ट क्लास की मिड पॉइंट या क्लास मार्क पता चल जाता है तो आप इसमें क्लास इंटरवल ऐड करके नेक्स्ट क्लासेस की जो मिड वैल्यू वो फाइंड आउट आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये 37.5 आ जाएगा, यानी 5 ऐड कर दिया इसमें 5 ऐड कर देंगे यानी 37.5 में, तो अगली क्लास का मिड वैल्यू आ जाएगी वो 42.5। इस क्लास की क्या बन जाएगी जी, 47.5। इसको ज़रा प्रॉपर लिखते हैं, यहाँ पर पढ़ा जाए ये, ठीक है। इसी तरह से इस क्लास की जी 52.5 बन जाएगी मिड वैल्यू, और इसकी 57.5 आ जाती है, ठीक है। अब आपने देखें ये जो कॉन्सेप्ट था बेसिकली कि अब हम ये बात करें एवरेज सम फाइंड करेंगे, यानी इस क्लास में 14 स्टूडेंट्स हैं और हमने ये अज्यूम किया कि हर बच्चे ने जो नंबर हासिल किए हैं एवरेज वो 32.5 है। तो अब ये कंसेप्ट बिल्कुल इस तरह है जैसे मैं कहूँ कि एक नंबर जैसा 2 है और 2 3 दफ़ा ऐड हो रहा है, तो मैं बजाय कि 2 को 3 दफ़ा ऐड करूँ इसका जवाब भी 6 आएगा। इसका सिंपल तरीका है कि मैं 3 टाइम्स, चूँकि 2 रिपीट हो रहा है, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा जवाब 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ भी हम इनको आपस में, नहीं 14 स्टूडेंट के एक ही जैसे नंबर हैं तो इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम एवरेज सम आ जाएगा जो कि 455 बनता है, ठीक है। इसी तरह इन दोनों स्टूडेंट्स यानी इस ग्रुप्स में अगर हम स्टूडेंट्स की एवरेज वैल्यू का इनकी कुल तादाद से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम आ जाता है ये हमारे पास जी 600 बनता है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो 765 बन जाता है, ठीक है ना। ये आप कैलकुलेट आसानी के साथ कर सकते हैं, कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये 1092.5 बनता है, ठीक है जी। ये 0.5 है, मैंने 5 थोड़ा सा यहाँ पर इसका चलें जी ये 5 ताकि प्रॉपर नज़र भी आए, ठीक है। इसी तरह जो 52.5 है इसको आप 18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 945 बनता है ये, और लास्ट में जो हमारे पास इन 11 और 57.5 का प्रोडक्ट है ये 632.5 बन जाता है, ठीक है। अब देखें हर क्लास का हमें सम पता चल गया, ठीक है, यानी इस क्लास में 14 स्टूडेंट्स के टोटल नंबर जो एवरेज टोटल नंबर ये हैं। इस तरह इस क्लास के ये एवरेज टोटल नंबर है, हर क्लास के हमें एवरेज टोटल नंबर मिल गए हैं। अब हम इन तमाम का सम करेंगे, यानी यही कंसेप्ट जो कि मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको पहले बताया है, इसी को यहाँ पर हम फर्दर अप्लाई करेंगे कि हम इनका टोटल सम कर लेंगे। इन तमाम वैल्यूज़ का अगर सम किया जाए तो सिग्मा एफ एक्स का टोटल सम हमारे पास आ जाएगा जो कि 4490 बनता है, ठीक है। आप इसको सम कर सकते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। अब हमने देखें हम यहाँ पर हम एन जो है वो कुल तादाद होती है, यानी अब हम देखेंगे कि हर क्लास की क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसके सामने मेंशन है, तो जिस तरह से अगर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी इसको अगर मैं F1 कह रहा हूँ, ठीक है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F2 है, तो अब इनका इन तमाम का जो टोटल किया जाए तो ये 100 बनता है, यानी ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली सिग्मा F आ गई है, ठीक है, जिसको हम N भी कह सकते हैं, यानी N या सिग्मा F लिखना एक ही बात है, और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 100 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूले की बेस पर, यानी जो हम एवरेज या अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि टोटल ऑब्जर्वेशन का सम किया जाता है, तो यहाँ पर हमने ग्रुप डाटा में इनका टोटल सम कर लिया था F और X का, वो हमारे पास वो बन रहा है जी 4490 बन रहा है, और इनकी कुल तादाद जो है वो 100 है, यानी N या सिग्मा F लिख सकते हैं यहाँ पर। चले मैं सिग्मा F भी लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो
ये जो है हमारे पास बेसिकली, चलें जी थोड़ा सा इसको स्क्रीन के सामने लाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ जो है इसकी वैल्यू क्या है जी, 100 है। ये यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 44.9 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस ग्रुप डाटा की एवरेज वैल्यू आ गई है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि मीडियन किसी अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो क्या इसका कंसेप्ट है, यानी कैसे फार्मूला ड्राइव होता है, हम इस पर भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। इस तरह से हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक डाटा है जिसमें पहली वैल्यू 5 है। ठीक है, उसके बाद 20 है, 15 वैल्यू आ रही है, 30 वैल्यू आ रही है और 40 है और लास्ट में हमारे पास 50 है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगर डाटा हो, हम जानते हैं कि ये एक रॉ डाटा है, अनग्रुप डाटा है, तो इसका मीडियन क्या होगा। मीडियन बेसिकली वो डाटा की वैल्यू होती है, वो डाटा में शामिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जिससे 50% डाटा आफ्टर और 50% डाटा जो बिफोर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 15 और 30 के दरमियान जो वैल्यू आनी चाहिए थी यहाँ पर, वो बेसिकली इस डाटा का क्या था जी, मीडियन था। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चाहूँगा कि डाटा को अरेंज करना यहाँ पे बहुत लाजमी है। ठीक है, मीडियन के केस में जब हम फाइंड करेंगे तो अरेंज करना लाजमी होगा, इसलिए सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी वो वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ पे जैसे 5 है, मैं डाटा को सेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। 5 है, इसके बाद हमारे पास 15 वैल्यू आएगी, इसके बाद 20, ठीक है, फिर उससे ग्रेटर 30, फिर उससे ग्रेटर 40 और लास्ट में 50 आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें अगेन वही डेफिनेशन के मुताबिक, तो ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास बिफोर द मीडियन होगी और 3 वैल्यूज़ आफ्टर द मीडियन, और मीडियन जो हमारे पास आएगा वो यहाँ पे लाई करेगा 20 और 30 के दरमियान में। ठीक है, या इनकी एवरेज वैल्यू हम कह सकते हैं। अब बेसिकली अगर हम डाटा को अरेंज ना करते तो हमारे पास जो मीडियन आता है वो क्या होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास 15 और 30 बनता है। ठीक है, इनकी अगर एवरेज ले ली जाए तो ये हमारे पास बनती है जी 22.5। ठीक है, और अगर हम डाटा को अरेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास मीडियन क्या आता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 20 और 30, ठीक है, इनका सम किया जाएगा और 2 पे डिवाइड किया जाएगा, यानी एवरेज ली जाएगी, तो बेसिकली ये हमारे पास 25 आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर अरेंज नहीं करते तो मीडियन हमारा बिल्कुल रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो अरेंज करना बहुत लाजमी। इसके बाद अब हम समझते हैं मॉड फॉर अनग्रुप डाटा। आज हम समझते हैं कि मॉड का क्या कंसेप्ट है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं ऐसा से देता हूँ कि क्लास में एक स्टूडेंट है अहमद, ठीक है, और इसको रिमार्क्स जो है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर इस तरह से मिलते रहे हैं कि उसके टीचर ने उसको परफॉर्मेंस के हवाले से कहा जी इस टेस्ट के हवाले से उसको गुड मिल गए हैं। ठीक है, रिमार्क्स। फिर एक और टेस्ट था, सेकंड टेस्ट, उसमें उसको गुड रिमार्क्स मिले हैं। देन उसको फेयर के रिमार्क्स मिले हैं। ठीक है, देन पुअर के भी मिले हैं। फिर इसी तरह फिर इसको अगेन जो है गुड के रिमार्क्स मिले हैं, अगेन गुड के रिमार्क्स मिले हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बच्चे के लिए गुड जो है जी फॉर गुड जो है वो बहुत दफ़ा रिपीट हुआ, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है एज आ स्टूडेंट वो गुड स्टूडेंट है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने पूरी की पूरी जो एक स्टेटमेंट है वो डिपेंड कर दी है उस वैल्यू के ऊपर जो कि बहुत दफ़ा रिपीट हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल यही वो कंसेप्ट है मॉड का कि डाटा में जो वैल्यू बहुत दफ़ा रिपीट हो रही होती है हम कहते हैं कि ये वैल्यू ही इस डाटा का क्या है, मॉड है, और उसी की बेस के ऊपर एक नतीजा जो है हम वो अखज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इस तरह से कहूँ कि एक बैट्समैन है, ठीक है, और वो उनका ज़्यादातर जो स्कोर रहता है, इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने जो स्कोर्स किया है किसी मैच में 25 है। ठीक है, फिर वो 45 बनाते हैं। ठीक है, फिर अगेन उनका स्कोर 45 बनता है एक मैच में, फिर अगेन जो है वो एक मैच में 50 स्कोर करते हैं और फिर वो 45 स्कोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये बैट्समैन जो है ये 45 स्कोर तक कर सकते हैं। यानी हम एक अपनी बात, एक राय यहाँ पर एकदम से दे देंगे कि इन बैट्समैन का जो स्कोर है ये 45 होता है कि उन्होंने 50 भी की हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये 45 तक ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे कि मॉड का क्या कंसेप्ट है, और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल यही है कि जो वैल्यू डाटा में बहुत दफ़ा रिपीट हो जाए वो उस डाटा का मॉड कहलाती है। अब बाज़ बात ऐसा भी होता है कि डाटा में कोई मॉड यानी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। जैसे मैं ये कहता हूँ, एक चलिए बैट्समैन ही की एग्जांपल में देता हूँ कि उनका स्कोर जो है वो हर मैच में डिफरेंट है। पहले मैच में उन्होंने 20 स्कोर किया है, ठीक है, दूसरे मैच में उन्होंने 30 स्कोर कर दिया है, फिर
एक मैच में उन्होंने थर्ड में 15 कर लिया है, फिर उन्होंने एक मैच में 50 कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट मैच में उन्होंने 40 स्कोर किया। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि इन स्कोर की बेस के ऊपर मैं कोई राय नहीं रख सकता कि अब यहाँ पर वो कौन सी वो वैल्यू जो बहुत दफ़ा रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो मॉड है वो नो है, नो मॉड, यानी मॉड की बेस के ऊपर जो इसकी डेफिनेशन है उसकी बेस के ऊपर मैं कोई यहाँ से नतीजा अखज़ नहीं कर सकता, ठीक।